ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? The topic which we'll discuss today is Murabaha and Musawwama, that is being continued from the last classes. Your teacher is same, that is Dr. Sayyid Zulfikar Ali Shah. Before going towards today's main layout or today's lecture, let's first of all discuss what we discussed in the last class. In the last class, we talked about Murabaha and Musawwama. We took a detailed introduction of Murabaha and Musawwama. Then we talked about a valid buy. What do we mean by valid buy, valid sale, and what are different conditions of that valid buy. Then we talked about Murabaha, a buy al-amana. Then we talked about buy Murabaha in classical literature. What is the essence of Murabaha in classical literature? What do we mean by that? And we discussed in very much detail. Then we talked about the need for Murabaha. Murabaha की ज़रूरत क्या है? आज हम लोग बात आगे शुरू करते हैं. Today's layout would be specific conditions of Murabaha. कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए होंगी मुराबाहा के लिए? पहले तो सेल की हम लोगों ने डिस्कस की थी, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जो सेल को वैलिड करार दी जाती हैं. आज हम लोग बात करेंगे कि वो कौन सी स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जो कि मुराबाहा के लिए ज़रूरी हैं. देन विल टॉक अबाउट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ मुराबाहा. देन विल टॉक अबाउट मुराबाहा टू परचेज ऑर्डरर. देन विल मूव टुवर्ड्स इश्यूज इन मुराबाहा. देन प्रिकॉशंस इन मुराबाहा ऑपरेशंस. Then we'll talk about Musawwama, bargaining on price, of course, and then we talked about summary, the overall summary of whatever we'll discuss or we have discussed in all of this Murabaha and Musawwama chapter. So let's start. Specific conditions of Murabaha. There is no doubt that jurists have justified Murabaha on the grounds that it provides protection to the innocent, unskilled and inexperienced purchasers. But as we do not find any reference regarding its prohibition for experienced people or traders, it can therefore be adopted subject to the fulfillment of the juristic conditions. इसके अंदर कोई शक वाली बात नहीं है कि jurists इसको डिफेंड करते हैं कि ये जो इनोसेंट, अनस्किल्ड और जो इनएक्सपीरियंस परचेजर्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है. वो मुराबाहा के थ्रू ऑफ कोर्स दे कैन फैसिलिटेट विद देम. लेकिन कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि मुराबाहा के अंदर कोई एक्सपीरियंस्ड, कोई स्किलफुल या कोई क्लेवर आदमी एंटर नहीं हो सकता. जब ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो इसका मतलब है कि वी विल हैव टू फॉलो सर्टेन कंडीशंस अरेंज्ड बाय जूरिस्ट एज एन अल्टरनेटिव टू इंटरेस्ट बेयरिंग ट्रांजैक्शंस फॉर दोज एक्टिविटीज विच द शरिया बोर्ड्स ऑफ वेरियस बैंक्स में अलाउ. अब वो क्या है? वेरी फर्स्ट वन इज बाय मुराबाहा एंड क्रेडिट सेल. मुराबाहा मुअज्जल. मुराबाहा एज एन अल्टरनेटिव टू इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस assumes importance only when it is transacted on a deferred payment basis. मुराबाहा एक अल्टरनेटिव के तौर पे जब इस्तेमाल होता है जिसमें इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अल्टरनेटिव्स के तौर पर, तो अज्यूम किया जाता है इसकी इंपॉर्टेंस को जब ये ट्रांजेक्ट किया जाता है ऑन डेफर्ड पेमेंट बेसिस. दिस देयरफॉर कॉल्स फॉर अ स्टडी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ पेमेंट इन मुराबाहा. इसलिए ये एक ऐसी स्टडी कॉल करता है एक ऐसे कॉन्सेप्ट को जहां पर पेमेंट्स आपकी जो है वो पोस्टपोन हो रही होती हैं. द टर्म्स ऑफ पेमेंट इन द क्लासिकल मुराबाहा डिड नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व क्रेडिट. जो टर्म ऑफ पेमेंट है क्लासिकल मुराबाहा के अंदर वो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें क्रेडिट शामिल ही हो. दे कुड बी ईदर कैश और क्रेडिट. ये कैश पे भी हो सकती हैं और क्रेडिट पे भी हो सकती हैं. इट मे हाउएवर बी पॉइंटेड आउट दैट द पोस्टपोनमेंट ऑफ पेमेंट इज वन ऑफ द जनरल फीचर्स ऑफ लॉफुल सेल्स. ये कहा जा सकता है कि जो पोस्टपोनमेंट ऑफ पेमेंट है वो एक जो है वो जनरल फीचर है लॉफुल सेल का, टर्म्ड बाय मुअज्जल, जिसमें हम सेल को मुअज्जल कर देते हैं, विच रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी अगेंस्ट डेफर्ड पेमेंट. जो रेफर करता है ऐसी सेल ऑफ गुड्स या प्रॉपर्टी को जिसमें पेमेंट को डेफर कर दिया जाता है, ईदर इन अ लमसम और इंस्टॉलमेंट्स. वो डेफरमेंट जो है वो लमसम भी हो सकती है और इंस्टॉलमेंट्स के अंदर भी हो सकती है. बंच्ड विद अ मुराबाहा बाय मुअज्जल वुड मीन सेल with an agreed profit margin over the cost price along with deferred payment.
मुराबहा के साथ जब हम इसको बंच करते हैं तो बे मुअज्जल का मतलब हो जाता है सेल जिसके ऊपर एग्रीड प्रॉफिट मार्जिन है, कॉस्ट के ऊपर जिसके अंदर हमने डेफर्ड पेमेंट भी ऐड की है। इन हिदाया परमिशन फॉर क्रेडिट सेल हैज बीन डिस्क्राइब्ड दस। हिदाया में परमिशन ऑफ फॉर क्रेडिट सेल जो है वो ग्रांट की जाती है, जो कि कुछ ऐसे है। अ सेल इज वैलिड ईदर फॉर रेडी मनी और फॉर अ फ्यूचर पेमेंट। सेल वैलिड है रेडी मनी के लिए भी या फ्यूचर पेमेंट के लिए भी, प्रोवाइडेड द पीरियड बी फिक्स्ड। लेकिन अगर इसमें पीरियड फिक्स कर दिया जाए, because of the words of the Holy Quran, trading is lawful, and also because there is a tradition of the Holy Prophet, peace be upon him, who purchased a garment from a Jew and promised to pay the price at a fixed future date by pledging his iron breast coat. तो जैसे होली कुरान के अल्फाज हैं कि ट्रेडिंग इज़ लॉफुल, ट्रेडिंग लॉफुल है। और इसी तरह चूंकि एक ट्रेडिशन जो हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है जिसके अंदर उन्होंने गारमेंट्स एक ज्यू से परचेज़ किए और प्रॉमिस किया उससे फ्यूचर में एक फिक्स प्राइस के ऊपर जो है वो फ्यूचर डेट पर पे कर देंगे बाय प्लेजिंग हिज आयरन ब्रेस्ट कोट। इट इज़ इंडिस्पेंसिबली अ रिक्विजिट ऑफ बिजनेस बट द पीरियड ऑफ पेमेंट शुड बी फिक्स्ड। लेकिन इसमें पीरियड ऑफ पेमेंट जो है वो फिक्स होना चाहिए। अनसर्टेनिटी इन द पीरियड ऑफ रीपेमेंट मे ओकेजन अ डिस्प्यूट एंड जेपर्डाइज द execution of the transaction, since the seller would naturally like to demand the payment of the price as soon as possible. जो पेमेंट की डेट में अनसर्टेनिटी है या पेमेंट में अनसर्टेनिटी है वो पूरी ट्रांजैक्शन को जेपर्डाइज कर देता है, चूंकि सेलर तो ये चाहेगा कि उसको पेमेंट जल्द से जल्द मिले एंड द बायर वुड डिजायर टू डेफर इट, और बायर चाहेगा कि वो लेट से लेट करे। The substitution of prompt payment by deferred payment has been justified on the grounds that upon execution of the transaction, ये जो substitution है prompt payment का deferred payment के साथ ये justify होता है इन grounds के ऊपर कि transaction execute होगी। The receipt of the agreed price के मिलने के बाद becomes the sole right of the seller, seller का sole right बन जाता है। It is therefore within his discretion to postpone it for the convenience and ease of the purchaser। इसलिए ये उसकी डिस्क्रिशन है कि वो पेमेंट को पोस्टपोन करे अपनी कन्वीनियंस के लिए परचेजर को इजाजत दे इसकी। द फैक्ट इज दैट ही इज एम्पावर्ड इवन टू फोरगो इट ऑल टुगेदर। फैक्ट ये है कि वो इस सारी को फोरगो भी कर सकता है। डिले इन पेमेंट अंडर मुराबहा इज ऑल्सो अलाउड इन अदर स्कूल्स ऑफ फिक्ह। डिले इन पेमेंट जो है वो भी मुराबहा में अलाउड है दूसरे स्कूल्स ऑफ फिक्ह के अंदर भी, इंक्लूडिंग शियत्स। As described in detail, jurists slightly differ on the aspect of different cash and credit prices. जैसे पहले बताया कि jurist जो है वो slightly उनका एक different opinion है cash और credit prices के ऊपर। The Hanafis, Shafis and Hanbalis permit the difference between cash and credit prices provided one price is settled at the finalization of the contract. हनफीज, शाफी और हम्बली जो है वो इजाज़त देते हैं कैश सेल की प्राइस में और क्रेडिट सेल की प्राइस में डिफरेंस के बारे में, लेकिन ये जो भी प्राइस होगी वो शुरू में ही डिसाइड हो जाएगी जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा। ऑल्दो इमाम मालिक हिमसेल्फ फॉरबेड इट, ऑल्दो इमाम मालिक ने खुद से इसको मना फरमाया। सम ऑफ द मालकीज होल्ड अ डिफरेंट व्यू, मालकीज का थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है। एंड अलाउ इट, वो इसको इजाज़त भी देते हैं। कंटेम्प्रेरी jurists are almost unanimous on the legality of this difference। आजकल के जो जरिस्ट हैं, कंटेम्प्रेरी जरिस्ट हैं, वो यूनानिमसली इसकी इजाज़त देते हैं कि ये जो डिफरेंस है दैट इज़ अ लीगल डिफरेंस। द रैशनल बिहाइंड दिस व्यू पॉइंट इज दैट एक्सचेंज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ लोन वेयर इन एनी एक्सेस इज प्रोहिबिटेड अकर्स बिटवीन अ कमोडिटी एंड इट्स लाइक। इसके पीछे रैशनल ये है कि जब हम एक्सचेंज करते हैं लोन की किसी भी एक्सेस के साथ, उसकी तो इजाज़त नहीं है बिटवीन अ कमोडिटी या फिर उसकी लाइक के दरमियान। वाइल इन क्रेडिट सेल वन ऑफ द काउंटर वैल्यूज इज द मनी एंड द अदर वन इज गुड ऑफ ट्रेड। लेकिन क्रेडिट सेल के अंदर एक जो चीज़ जिसको हम एक्सचेंज कर रहे हैं वो पैसा है और उसके बदले में हम कमोडिटी एक्सचेंज कर रहे हैं। एज फॉर एग्जाम्पल इन लोन ट्रांजेक्शन्स $100 can only be exchanged for 100 or a ton of wheat for a ton of wheat। जैसे लोन ट्रांजेक्शन्स के अंदर अगर मैं 100 रुपया किसी से लेता हूँ तो मुझे 100 रुपया ही वापस करना है। मुझे 100 टन गंदम लेनी है किसी से, मैंने किसी से कर्जा ली तो मुझे 100 टन गंदम ही वापस करनी है। एनी इंक्रीज इन द म्यूचुअल एक्सचेंज, ये 100 की जगह अगर मैं ज़्यादा पैसे ले लूँ, गंदम की जगह अगर मैं ज़्यादा गंदम ले लूँ, कोई भी एक्सचेंज होगा तो वो दैट देयरफॉर इज रिबा, वो रिबा कहलाएगा।
In the case of credit sale, exchange has to take place between two different commodities. Credit sale के अंदर exchange दो different commodities के दरमियान exist करना चाहिए. First, money is exchanged for goods. सबसे पहले तो पैसा जो है वो exchange किया जाता है goods के लिए, and then goods are sold against money. और फिर goods को बेचा जाता है money के against. Therefore, the difference between the purchase price and the sale price does not amount to riba. इसलिए जो डिफरेंस है आपकी कैश प्राइस और जो आपकी जो क्रेडिट प्राइस है या परचेज प्राइस और सेल प्राइस का जो डिफरेंस है, दैट इज नॉट एक्चुअली रिबा. वो तो एक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है. फर्दर, इंटरेस्ट चार्ज ऑन अ लोन इज पेएबल टू द लेंडर इन एनी केस. फर्दर, इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाता है लोन के ऊपर वो लेंडर को पे ऑफ करना पड़ता है किसी भी केस के अंदर. In a sale contract, this is not so because the prices are liable to change. लेकिन सेल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा सीन नहीं है क्योंकि प्राइसेस ने चेंज होना होता है. If the price rises, अगर प्राइस इंक्रीज करती है, the purchaser gains, तो परचेजर को फायदा होता है. Because he purchased a good on a deferred payment basis, क्योंकि उसने चीज खरीदी थी डेफर्ड पेमेंट बेसिस के ऊपर एट अ चीपर प्राइस, सस्ती कीमत के ऊपर. बट इफ द प्राइस ड्रॉप्स, लेकिन अगर प्राइस गिर जाए, द सेलर गेन्स बिकॉज ही सक्सीडेड इन सेलिंग द आइटम परचेज ऑन अ डेफर्ड पेमेंट बेसिस एट अ हायर प्राइस. सेलर को फायदा होगा. क्यों? क्योंकि वो कामयाब हो गया चीज को महंगे दामों बेचने पर जब उसने पेमेंट को डेफर किया एट अ हायर प्राइस. बै बी थमान अल अजल और बै मुअज्जल इज देयरफॉर इन कंफर्मिटी विद द फिक्ही प्रिंसिपल अल घुन्म बिल घुर्म. इसलिए बै थमान अल अजल और बै मुअज्जल जो है ये कंफर्मिटी के साथ है, फिकी प्रिंसिपल्स के साथ. दैट इज प्रॉफिट गोज विद लॉस, कि प्रॉफिट लॉस के साथ जाता है. However, the sale contract has to be finalized at one price so that the exact liability is known to the parties. However, जो सेल कॉन्ट्रैक्ट है उसको फाइनलाइज होना होता है एक प्राइस के ऊपर ताकि एग्जैक्ट लायबिलिटी जो है वो दोनों पार्टीज की एस्टैब्लिश की जा सके. दिस वुड प्रैक्टिकली imply that the whole price is in return of the sale item. इसको प्रैक्टिकली इम्प्लाई होना चाहिए कि पूरी प्राइस जो है वो सेल आइटम के अगेंस्ट डिसाइड हो गई और उसके बदले में मिलेगी. However, it is not allowed to conduct murabaha on a deferred payment basis in the case of gold, silver और currencies. लेकिन इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि मुराबाहा कॉन्ट्रैक्ट किया जाए गोल्ड, सिल्वर या करेंसीज के बारे में, या बिकॉज ऑल मॉनिटरी यूनिट्स आर सब्जेक्ट टू द रूल्स ऑफ बै अल सर्फ, चूँकि जितने भी मॉनिटरी यूनिट्स हैं उनको बै अल सर्फ के कानून के जो है वो ताबे होना पड़ता है. सिमिलरली, receivables और debt instruments cannot become the subject matter of मुराबाहा. इसी तरह receivables और जो आपके debt instruments हैं वो भी मुराबाहा का subject matter नहीं हो सकते. As any profit over the principal of a debt is riba, क्योंकि कोई भी profit principal के ऊपर जो होगा वो रिबा कहलाएगा. However, मुराबाहा of shares of joint stock companies eligible on the basis of screening criteria is allowed. लेकिन शेयर्स जो कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज के हैं वो स्क्रीनिंग बेसिस के ऊपर या स्क्रीनिंग क्राइटेरिया के ऊपर उनकी इजाजत है. ये तो थी स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ मुराबाहा कि मुराबाहा के बारे में स्पेसिफिक कंडीशंस क्या है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ मुराबाहा कि मुराबाहा के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स क्या क्या है. ट्रेडिंग एंड अदर रियल सेक्टर बिजनेस एक्टिविटीज रिक्वायर स्पेसिफिक एक्टिविटीज एक्सपर्टीज. ट्रेडिंग और जो दूसरे रियल सेक्टर बिजनेस की एक्टिविटीज हैं उनके लिए आपको रियल एक्सपर्टीज या स्पेसिफिक एक्सपर्टीज जो है वो चाहिए होती हैं, विच बैंकर्स मे और नॉट हैव, जो कि बैंक्स के पास या बैंकर्स के पास हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती. फर्दर, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर बैंक्स टू ट्रेन ऑल स्टाफ इन ट्रेडिंग, मार्केटिंग एंड अदर रियल सेक्टर एक्टिविटीज रिक्वायर्ड फॉर इस्लामिक बैंकिंग प्रैक्टिसेस. और ये भी पॉसिबल नहीं है कि बैंक्स तमाम स्टाफ को ट्रेन भी करें ट्रेडिंग के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, रियल सेक्टर एक्टिविटीज के अंदर, जो कि इस्लामिक बैंकिंग प्रैक्टिसेस की जरूरत है. वन पॉसिबल सोल्यूशन इज दैट बैंक्स मे एस्टैब्लिश स्पेसिफिक पर्पस कंपनीज टू अंडरटेक ट्रेडिंग एक्टिविटीज. एक पॉसिबल सोल्यूशन ये है कि बैंक्स अपनी ट्रेडिंग कंपनीज बनाएं
छोटी छोटी सी ट्रेडिंग कंपनीज बनाएं जो कि स्पेसिफिक पर्पस हो और वो इनके लिए ट्रेडिंग का काम करें. एंड लीजिंग activities and the staff with relevant specialized expertise may be entrusted the job of trading in goods so as to fulfill the Sharia essentials of मुराबाहा मुअज्जल. छोटी छोटी कंपनियां बनाएं और उनके अंदर जो स्टाफ लगाएं वो एक्सपर्ट लगाएं जो कि ट्रेडिंग के अंदर एक्सपर्ट हो और वो हेल्प आउट कर सके एसेंशियल्स ऑफ मुराबाहा मुअज्जल को सक्सेसफुल बनाने में. Those companies would buy commodities and assets. वो कंपनियां कमोडिटीज और एसेट्स को खरीदेंगी एंड सेल देम टू देयर कस्टमर्स ऑन द बेसिस ऑफ डेफर्ड पेमेंट, और अपने कस्टमर्स को बेचेंगी डेफर्ड पेमेंट के बेसिस के ऊपर. Thus, the bank's specialized entities could use their entrepreneurial expertise. इसलिए बैंक्स जो कि स्पेशलाइज्ड एंटिटीज हैं, बैंक स्पेशलाइज्ड एंटिटीज वो एंटरप्रेन्योरियल एक्सपर्टीज को भी इस्तेमाल कर सकेंगे, लाइक ऑल अदर प्रॉफिट सीकिंग बिजनेसेस, बिल्कुल दूसरे प्रॉफिट सीकिंग बिजनेसेस की तरह, टू अर्न प्रॉफिट अर्न करने के लिए. अदरवाइज द ट्रेडिंग एक्टिविटीज में बी कंडक्टेड ईदर थ्रू द क्लाइंट एज एजेंट और थ्रू अ थर्ड पार्टी एजेंसी. अदरवाइज ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो है वो कंडक्ट होंगी क्लाइंट के थ्रू या फिर किसी तीसरी पार्टी एजेंसी के तौर पर. द ऑप्शंस फॉर कंडक्टिंग मुराबाहा आर ब्रीफली डिस्कस्ड, दैट आर मल्टीपल ऑप्शंस हैं मुराबाहा को कंडक्ट करने की, जिनको हम कुछ इस तरीके से एनालिस्ट करते हैं. नंबर 1, डायरेक्ट ट्रेडिंग बाय बैंक मैनेजमेंट. बैंक मैनेजमेंट अगर डायरेक्ट ट्रेडिंग करती है. Direct trading by bank officials is the most ideal option with respect to fulfillment of the मुराबाहा essentials. डायरेक्ट ट्रेडिंग जो है बैंक ऑफिशियल्स की तरफ से ये सबसे आइडियल ऑप्शन है मुराबाहा एसेंशियल्स को फुलफिल करने के लिए. बट इन्वॉल्विंग द बैंकर्स इन रिटेल ट्रेडिंग बिजनेस could lead to a lot of managerial problems. लेकिन बैंकर्स को रिटेल बिजनेस के अंदर अगर हम इन्वॉल्व कर लेंगे तो कई मैनेजरियल प्रॉब्लम्स आ जाएंगे एंड ओपन द फ्लड गेट्स टू करप्शन. और हम ऑफ कोर्स करप्शन के फ्लड गेट्स खोल देंगे. क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स जिन लोगों ने तमाम मैनेजमेंट परफॉर्म करनी है, जिन्होंने तमाम कंट्रोल परफॉर्म करना है, उन्हीं को ही हम इस काम पे लगा दें कि आप ही खरीदें और आप ही बेचें. तो अल्टीमेटली जब कंट्रोल जिनके हाथ में है और वही अपना सारा काम करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बेसिस के ऊपर, एक ह्यूमन नेचर की बेसिस के ऊपर देयर कुड बी ऑफ कोर्स करप्शन. दिस इशू कैन बी रिजॉल्व्ड थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल्स. इस इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है अगर हम लोग इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल्स को लॉन्च करें. इन द एब्सेंस ऑफ सच कंट्रोल्स, दिस स्ट्रक्चर कुड बी यूज्ड ओनली इन केसेस ऑफ सिलेक्टेड स्पेसिफिक एसेट्स. अगर इंटरनल कंट्रोल्स नहीं है तो ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जा सकता है कुछ सिलेक्टेड केसेस के अंदर, wherein banks could purchase any high value asset or specific goods with trademarks in bulk for building inventory and sell to its clients on a cost plus basis. जिसमें बैंक्स ने अगर परचेज करना है कोई बहुत हाई वैल्यू एसेट को या स्पेसिफिक गुड्स को जो कि ट्रेडमार्क है इन बल्क अपने बिल्डिंग इन्वेंट्री के तौर पर, और उसको बेचना है अपने क्लाइंट को कॉस्ट प्लस मार्जिन करके, तो वहां पे आप ये काम बगैर इंटरनल कंट्रोल्स के भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अ बैंक सब्सिडरी डीलिंग विद एग्रीकल्चरल फाइनेंस may purchase fertilizer or pesticide and provide them to the farmers on the basis of murabaha through dealers. For example, बैंक की सब्सिडरी जो है वो जो कि एग्रीकल्चर फाइनेंस के अंदर डील करती है वो परचेज कर सकती है फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स को और फार्मर्स को देगी ऑन मुराबाहा थ्रू ऑफ कोर्स डीलर्स के थ्रू. इन सच होलसेल बिजनेस, इस किस्म के होलसेल बिजनेस में एन एडिशनल बेनिफिट वुड बी दैट द बैंक सेल प्राइस कुड बी क्लोजर टू द कैश मार्केट प्राइस. इसमें इस तरह के होलसेल बिजनेस में एक एडिशनल बेनिफिट ये होता है कि जो बैंक की सेल प्राइस है वो क्लोजर होगी कैश मार्केट प्राइस के. दूसरा जो तरीकाकार है दैट कुड बी बैंक परचेजेस थ्रू अ थर्ड पार्टी और एजेंट. बैंक खरीदे थर्ड पार्टी या एजेंट के थ्रू. One option in many cases may be to purchase goods through a third-party agent to maintain inventory or to purchase according to the client's request for murabaha operations. एक ऑप्शन कई केसेस में से ये है कि गुड्स को परचेज किया जाए थर्ड पार्टी एजेंट के थ्रू
और मेंटेन की जाए इन्वेंट्री या परचेज किया जाए क्लाइंट के थ्रू और मुराबाहा ऑपरेशंस के लिए. दिस स्ट्रक्चर ऑफ मुराबाहा इज मोस्ट लाइकली to accomplish the Sharia requirement of taking possession and commercial risk by the bank for the period between the purchase of the assets from the supplier and their sale to the client on मुराबाहा. ये स्ट्रक्चर जो मुराबाहा का है ये शरिया रिक्वायरमेंट्स को एकम्प्लिश करता है इसकी पोजीशन लेकर किसी भी कमोडिटी की और उसका कमर्शियल रिस्क भी लेकर उस पीरियड के दरमियान जब परचेज ऑफ द एसेट और जो सेल है क्लाइंट तक मुराबाहा की, उसके दौरान इसकी पोजीशन और जो रिस्क है वो तमाम बैंक के पास ट्रांसफर हो जाते हैं. आफ्टर परचेज फ्रॉम द सप्लायर, सप्लायर से परचेज करने के बाद बैंक्स स्टैंड लायबल इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग. बैंक्स लायबल होते हैं कोई भी चीज अगर गलत हो जाए. Until हैंडलिंग द एसेट ओवर टू द मुराबाहा क्लाइंट्स, जब तक हैंडलिंग जो है वो ओवर नहीं हो जाती मुराबाहा क्लाइंट्स तक. The customer cannot guarantee the risk of transportation of the goods. कस्टमर गारंटी नहीं कर सकता ट्रांसपोर्टेशन के रिस्क को, because the safety of the goods is the responsibility of the owner. क्योंकि चीजों की हिफाजत करना ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. That is the bank, जो कि बैंक है. Banks can mitigate this risk by stipulating to get delivery at their godowns. बैंक इस रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं अगर वो डिलीवरी अपने गोडाउन्स के ऊपर ले लें. बैंक्स मे अपॉइंट क्वालिफाइड सप्लायर्स एज एजेंट्स फॉर परचेज. बैंक्स क्वालिफाइड सप्लायर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं एजेंट्स के तौर पर परचेज के लिए, अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेंट्री क्रिएटिंग प्लान्स, अपने इन्वेंट्री क्रिएटिंग प्लान्स के थ्रू, और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय देयर क्लाइंट्स, और जब उनके क्लाइंट्स को चाहिए हो. For the later arrangement, the package would comprise, पैकेज में क्या क्या शामिल होगा? नंबर 1, an MOU और agreement to sell. एक MOU साइन होगा जिसके अंदर एक एग्रीमेंट होगा बेचने का. The client's request and promise that he'll purchase the specific commodity from the bank. बैंक क्लाइंट की रिक्वेस्ट भी और उसका प्रॉमिस भी कि वो ये स्पेसिफिक कमोडिटी खरीदेगा बैंक से. It may also include a stipulation about the profit margin. इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन की भी एक क्लॉज हो सकती है, टू बी टेकन बाय द बैंक, जितना बैंक लेगा, एंड इफ पॉसिबल द सेल प्राइस, और अगर पॉसिबल हो तो सेल प्राइस भी कैलकुलेट होकर लिखी होनी चाहिए. दैट विल इंक्लूड द कॉस्ट प्राइस, जिसके अंदर कॉस्ट प्राइस शामिल होगी. द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी शामिल होगी, एंड द पेमेंट डेट, और पेमेंट डेट मेंशन होगी फॉर द प्रॉफिट मार्जिन. प्रॉफिट मार्जिन के लिए द बैंक मे इंडिकेट एट दिस स्टेज एनी रेफरेंस रेट प्रोवाइडेड अ डेफिनेट प्राइस स्टिपुलेटेड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ मुराबाहा. तो प्रॉफिट मार्जिन के लिए बैंक कोई भी रेट रेफर कर सकता है जिसके थ्रू वो डेफिनेट प्राइस जो है स्टिपुलेट की जा सके मुराबाहा के एग्जीक्यूशन के बाद. तो सबसे पहली चीज क्या हुई कि एक MOU साइन होगा जिसके अंदर ऑफ कोर्स एग्रीमेंट बेचने का किया जाएगा. सबसे पहले क्लाइंट एक रिक्वेस्ट करेगा, उस रिक्वेस्ट के साथ वो प्रॉमिस भी करेगा कि वो जो चीज जिसकी रिक्वेस्ट कर रहा है वो उसको खरीदेगा अगर बैंक खरीद देता है तो. फिर इसी मुराबाहा की एग्जीक्यूशन के वक्त परचेज प्राइस भी डिसाइड होगी, जिसमें कॉस्ट प्राइस भी लिखी होगी, कितना प्रॉफिट मार्जिन है किसी रेफरेंस के तहत, रेफरेंस पॉइंट के तहत, और किस तारीख को ये सारी प्राइसेस पे होंगी. तो ये मल्टीपल चीजें हैं जो कि हम लोग बिल्कुल शुरू में डिसाइड किए लेते हैं. नंबर 2, द सेल डीड एग्जीक्यूटेड एट द टाइम व्हेन द कमोडिटी इज इन द ओनरशिप एंड रिस्क ऑफ द बैंक. सेल डीड उस वक्त होगा जब कमोडिटी अपने ओनर की पोजीशन में भी है और उसके रिस्क भी वो अज्यूम करता है. नंबर 3, द प्रोमिसरी नोट साइंड बाय द क्लाइंट. एक प्रोमिसरी नोट क्लाइंट साइन करेगा टू द इफेक्ट दैट ही पे द प्राइस ऑफ द गुड्स, कि वो चीजों की प्राइस पे करेगा परचेज ऑन अ स्पेसिफाइड डेट, जो कि उस स्पेसिफिक डेट के ऊपर खरीदी गई. इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा द एग्रीमेंट मे इंक्लूड क्लॉजेस अबाउट द सिक्योरिटी कोलैटरल. एग्रीमेंट के अंदर सिक्योरिटी कोलैटरल की क्लासेस भी ऐड की जा सकती हैं. डिस्क्रिप्शन, उसकी वजाहत, एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स, और गुड्स की क्वालिटी भी, एंड द वे आउट इन केस ऑफ डिफेक्ट इन द गुड्स एंड नॉन पेमेंट ऑफ द क्लाइंट एट द ड्यू डेट. और क्या वे आउट्स होंगे अगर गुड डिफेक्टिव निकल आई या फिर क्लाइंट ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं कर पाता. अकॉर्डिंग टू द AAO-IFI स्टैंडर्ड, अ प्रोमिसरी नोट और अदर गारंटी कैन बी, इस स्टैंडर्ड के मुताबिक प्रोमिसरी नोट या गारंटी
ली जा सकती है फ्रॉम द कस्टमर एट द प्रॉमिस स्टेज ऑल्सो, प्रॉमिस स्टेज पर भी. ऑफ कोर्स इट इज बेटर दैट प्रॉमिसरी नोट्स बी ऑब्टेन्ड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द सेल. ऑफ कोर्स ये बेहतर होगा कि प्रॉमिसरी नोट्स लिए जाए एक सेल के एग्जीक्यूट होने के बाद, बिकॉज दीज जनरली कंटेन द वर्डिंग अगेंस्ट वैल्यू रिसीव्ड, क्योंकि इनमें नॉर्मली एक वर्डिंग इंक्लूड की जाती है कि ये अगेंस्ट वैल्यू रिसीव्ड है, जो वैल्यू मिली उसके बदले में है. तो ये था दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ मुराबहा कि इस तरह भी किया जा सकता है. थर्ड स्ट्रक्चर इज मुराबहा थ्रू द क्लाइंट एज एजेंट. मुराबहा क्लाइंट के थ्रू भी हो सकता है जब क्लाइंट को ही एजेंट बना दिया जाए. द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेडिंग थ्रू अ क्लाइंट एज द बैंक्स एजेंट इज द सेफेस्ट वे for banks to avoid commodity based risks and related problems. Structure of trading जो है एक क्लाइंट के थ्रू अगर बैंक उसको अपना एजेंट बना लेता है तो ये बैंक के लिए सबसे सेफेस्ट बात है कमोडिटी बेस्ड रिस्क्स को और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए. बट दिस अरेंजमेंट इज मोर लाइकली टू मेक मुराबहा ट्रांजेक्शंस एज अ बैकडोर टू इंटरेस्ट. लेकिन इस अरेंजमेंट के थ्रू एक बैकडोर खोला जा सकता है इंटरेस्ट के लिए, and therefore requires extra care to keep it Sharia compliant. इसलिए यहाँ पर extra care require होती है इसको Sharia compliant रखने के लिए. The foremost requirement is that goods come under the ownership and risk of the bank. सबसे पहली requirement तो ये है कि चीज़ों को बैंक की ओनरशिप में आ जाना चाहिए और बैंक उनका रिस्क अज्यूम कर रहा हो. Further, the customer should explain to the supplier about his agency status. इसके अलावा कस्टमर एक्सप्लेन करेगा सप्लायर को इसके एजेंसी स्टेटस के बारे में. इफ द बैंक डज नॉट परचेज एंड ओन द आइटम्स एंड ओनली मेक्स पेमेंट फॉर एनी गुड्स डायरेक्टली परचेज एंड रिसीव्ड बाय द क्लाइंट फ्रॉम द सप्लायर और वेंडर अंडर मुराबहा. अगर बैंक परचेज नहीं करता और ओन नहीं करता आइटम को, सिर्फ पेमेंट करता है उन चीज़ों के बारे में जो डायरेक्टली कस्टमर ने परचेज कर ली और क्लाइंट ने उससे ले भी ली मुराबहा के अंदर, तो दैट विल बी अ रेमिटेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी. तो ये तो सिर्फ पैसे की रेमिटेंस है ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट के बिहाफ पर, विच शैल बी नथिंग बट अ लोन, जो कि और कुछ भी नहीं होगा सिवाय इसके कि ये एक लोन होगा. टू हिम एंड एनी प्रॉफिट ऑन हिज अमाउंट शैल बी नथिंग बट इंटरेस्ट. और उस पर जो भी प्रॉफिट कमाएगा वो कुछ भी नहीं होगा लेकिन इंटरेस्ट होगा. एज इस्लामिक बैंक्स आर नॉर्मली यूजिंग दिस स्ट्रक्चर we discuss it in detail. चूंकि इस्लामिक बैंक्स ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा, ये स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज मुराबहा टू परचेज ऑर्डरर. मॉडर्न मुराबहा ट्रांजेक्शंस बाय बैंक्स नॉर्मली टेक द फॉर्म ऑफ मुराबहा टू परचेज ऑर्डरर. जो मॉडर्न मुराबहा ट्रांजेक्शंस हैं बैंक्स के थ्रू, ये मुराबहा टू परचेज ऑर्डरर की फॉर्म ले लेती हैं. मुराबहा लिल अमरी बिल शरिया और मुराबहा ली वादा भी शरिया. तो मुराबहा टू परचेज ऑर्डर जिसको हम मुराबहा लिल अमरी बिल शरिया या मुराबहा ली वादा भी शरिया भी बोलते हैं, विच इज एन अरेंजमेंट वेयर इन द बैंक अपॉन रिक्वेस्ट टू द कस्टमर, जिस अरेंजमेंट के अंदर बैंक कस्टमर की रिक्वेस्ट के ऊपर परचेजेज एन एसेट फ्रॉम अ थर्ड पार्टी से एसेट को परचेज करता है अपॉन रिक्वेस्ट टू द कस्टमर, purchases an asset from a third party and sells the same to the customer, और कस्टमर को बेच देता है on a deferred payment basis के ऊपर. This variant is being widely used by almost all Islamic banks. ये वेरिएंट जो है ये तकरीबन तमाम इस्लामिक बैंक्स इस्तेमाल करते हैं. Operating in various parts of the world, जो कि मुख्तलिफ हिस्सों में दुनिया के काम कर रहे हैं. And by the Islamic Development Bank for its foreign trade financing operations, और even Islamic Development Bank जो है IDB, वो अपने foreign trade financing operations के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं. The need for MP arises from the following factors. इसकी ज़रूरत इन फैक्टर्स की वजह से ओरिजिनेट होती है. किसकी? मुराबहा टू परचेज ऑर्डरर. Number 1, commercial banks and likewise Islamic banks do not normally undertake businesses where they might be maintaining inventories of various goods. कमर्शियल बैंक्स और इवन इस्लामिक बैंक्स कोई ऐसा काम नहीं कर रहे होते जहां पे वो इन्वेंट्रीज ऑफ गुड्स को मेंटेन करें. दे डू नॉट वांट टू बिकम ग्रॉसर्स और ट्रेडर्स. ये ना तो ट्रेडर्स बनना चाहते हैं ना ये ग्रॉसर्स बनना चाहते हैं, बिकॉज इन्वेंट्री स्टोरेज स्पेस एंड होल्डिंग कॉस्ट माइट बी एक्सपेंसिव.
चूँकि इन्वेंट्री स्टोरेज स्पेस और होल्डिंग कॉस्ट जो है वो शायद बहुत एक्सपेंसिव हो। तो पहला फैक्टर तो ये है कि आप किसी तीसरे बंदे से लेकर फिर कस्टमर को दे देते हैं, चूँकि आप इसके अंदर कोई ट्रेडर या कोई आप जो है वो इस किस्म के या जो है ग्रॉसर नहीं बनना चाह रहे, जहाँ पे चीज़ों को ख़रीद कर अपने पास एज एन इन्वेंट्री रखेंगे या उनको अपने पास जो है वो होल्ड करेंगे तो उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। Second, it may not be possible for Islamic banks to purchase all items in advance for murabaha to the clients. ये भी इस्लामिक बैंक्स के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो तमाम चीज़ों को पहले से ख़रीद के रख लें मुराबहा के लिए, बिकॉज द लिस्ट ऑफ गुड्स कुड बी वेरी लॉन्ग, चूँकि जो लिस्ट है वो बहुत लंबी हो सकती है, एंड देयर कुड बी कॉन्टीन्यूस एडिशन टू द लिस्ट, और इस एडिशन के अंदर ऑफ कोर्स एक कॉन्टीन्यूस एडिशन भी हो सकती है, चूँकि लोगों की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहेंगी और बढ़ती रहेंगी। नंबर 3, the clients might be in need of specific quality goods. Clients किसी specific quality of goods को लेना चाहते हों, and the banks might not be even aware of the source of their availability. और banks शायद इससे aware भी ना हो अपनी जो source of availability का। Let's say, if banks keep similar items in inventory, अगर banks एक ही तरह की चीज़ें अपनी inventory में रखते हैं, these might not be acceptable to the clients. शायद ये क्लाइंट से एक्सेप्टेबल भी ना हो। नंबर 4, रेगुलेटर्स, सेंट्रल बैंक्स नॉर्मली डू नॉट अलाउ द बैंक्स टू अंडरटेक ट्रेडिंग एज देयर कोर बिजनेस। रेगुलेटर्स और जो सेंट्रल बैंक है वो इजाज़त भी नहीं देता कि बैंक्स अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर जो ट्रेडिंग है उसको अपनी सेंट्रल एक्टिविटी के तौर पर स्टार्ट करें। ऑफ कोर्स बैंक्स के अपने बहुत से काम हैं, वो ट्रेडिंग एक्टिविटी को अपना कोर बिजनेस फॉर्मुलेट नहीं कर सकते, ना तो रेगुलेटर्स अलाउ करते हैं, ना ऑफ कोर्स उनकी अपनी कोर स्कीम्स अलाउ करती हैं। विद द ड्यूअल पर्पज ऑफ कीपिंग दैम लिक्विड, saving them from the asset and market risks related to goods, and to avoid cartels and monopolies in the commodity market, ताकि commodity market के अंदर कोई cartel या कोई monopolies जो है वो create ना की जा सके। As such, most of the Islamic banks purchase only those goods for which they receive requisition from their clients. असल में ज़्यादातर जो इस्लामिक बैंक्स हैं वो चीज़ों को ख़रीदते हैं जिनको वो अपने क्लाइंट्स को रिक्विजिशन कर सकें, जिनके बारे में ऑफ कोर्स उनके क्लाइंट्स रिक्विजिशंस देते हैं। On account of the above, Islamic banks have been allowed not necessarily to maintain inventory of goods. इसकी बेसिस पर इस्लामिक बैंक्स को इजाज़त दी जाती है कि ज़रूरी नहीं है कि वो इन्वेंट्री ऑफ गुड्स को मेंटेन करें टू बी सोल्ड थ्रू मुराबहा, जो कि उन्होंने मुराबहा के थ्रू बेचनी है। अकॉर्डिंग टू द AAO-IFI शरिया स्टैंडर्ड ऑन मुराबहा स्टैंडर्ड के मुताबिक, इट इज़ परमिसिबल फॉर इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू परचेज आइटम्स ओनली इन रिस्पॉन्स टू देयर कस्टमर्स विश एंड एप्लीकेशन। इसकी इजाज़त है कि जो इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो चीज़ों को ख़रीदें सिर्फ उन चीज़ों को जिनकी कस्टमर्स ने विश या एप्लीकेशन दी है, बट दिस विश मे नॉट बी कंसिडर्ड अ प्रॉमिस और कमिटमेंट बाय द क्लाइंट। लेकिन ये विश को एज ए प्रॉमिस या कमिटमेंट कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए क्लाइंट की तरफ से टू परचेज द आइटम, एक्सेप्ट व्हेन द प्रॉमिस हैज़ बीन मेड इन द ड्यू फॉर्म, जब तक प्रॉमिस एक ड्यू फॉर्म के अंदर किया ना जाए। For practical purposes, the promise can be incorporated into the requisition form to be submitted by the client. Practical purposes के लिए वो जो requisition आ रही है उसी के अंदर भी promise भी ऐड करा लेना चाहिए, ताकि कस्टमर सिर्फ आपको requisitions लिख के ना दे रहे हो कि हमारी इंटेंशन है लेने की। अब ऑफ कोर्स बैंक इसकी बेसिस के ऊपर डिसीजन तो नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि ऑफ कोर्स बैंक अगर खरीद के रख लेता और कस्टमर कहते हैं कि मैंने नहीं लेना, तो इसलिए requisition के वक्त ही अगर promise भी ऐड करा लिया जाए तो बैंक would be safe. The customer can also indicate the supplier from whom the items or goods are to be purchased by the bank. Customer indicate भी कर सकता है supplier को जिससे goods या चीज़ें खरीदी जाएंगी या जिससे बैंक goods या चीज़ें खरीदे। जैसे अगर मुझे हायर की वॉशिंग मशीन चाहिए तो मैं supplier कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो इस्लामाबाद का सबसे बड़ा हायर का डीलर है, आप वहाँ से खरीद कर दें हमें। अगर मैं इंडिकेट कर देता हूँ तो ऑफ कोर्स बैंक वहाँ से खरीद लेगा, तो कस्टमर को इजाज़त होती है कि वो supplier को इंडिकेट कर सकता है। But the bank will have to ensure that the supplier is any third party. लेकिन बैंक को एक बात इंश्योर करनी होती है कि जो सप्लायर है वो एक थर्ड पार्टी है, and that the client has not already purchased the item from the supplier. और क्लाइंट ने ऑलरेडी वो आइटम सप्लायर से परचेज नहीं कर लिया और मेड अ फर्म कमिटमेंट विद हिम टू परचेज, या उसके साथ पहले से कोई कमिटमेंट कर लिया कि भी आप ही से खरीदूंगा।
अदरवाइज इट वुड बी बै अल इना, अदरवाइज ये बै अल इना में कन्वर्ट हो जाएगी एंड द ट्रांजेक्शन वुड बी नॉन शरिया कंप्लाइंट, और आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो नॉन शरिया कंप्लाइंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, मुराबाहा ट्रांजेक्शन वैलिड नहीं रहेगी। द बैंक कैन ऑब्टेन अ परफॉर्मेंस बॉन्ड फ्रॉम द क्लाइंट टू एंश्योर दैट द सप्लायर आइडेंटिफाइड बाय हिम विल फंक्शन इन गुड फेथ। बैंक एक परफॉर्मेंस बॉन्ड भी फिल करा सकता है क्लाइंट से इस बात को इंश्योर करने के लिए कि जो सप्लायर आइडेंटिफाई किया है वो गुड फेथ के अंदर काम करेगा, एंड दैट द आइटम प्रोवाइडेड बाय हिम विल बी एक्सेप्टेबल टू द क्लाइंट, और वो जो भी आइटम देगा वो क्लाइंट से एक्सेप्टेबल भी होएगा। सिमिलरली द बैंक इज नॉट अलाउड टू एंटर इनटू अ मुशारका अरेंजमेंट। इसी तरह बैंक को अलाउड नहीं है कि वो किसी मुशारका अरेंजमेंट में एंटर हो विद द क्लाइंट के साथ, विद द प्रॉमिस दैट वन ऑफ द पार्टीज विल बाय द अदर शेयर थ्रू मुराबाहा ऑन ईदर अ स्पॉट और डेफर्ड पेमेंट बेसिस। जिसके अंदर एक मुशारका अरेंजमेंट इज नॉट अलाउड, जिसके अंदर एक पार्टी दूसरी पार्टी को कहे कि वो मुराबाहा अरेंजमेंट में आएगी उसके साथ डेफर्ड पेमेंट बेसिस के ऊपर। डेफर्ड पेमेंट बेसिस का मतलब यही है कि आप चीज़ आज ले लेते हैं लेकिन उसकी प्राइस आज पे नहीं करते और उसको डिले कर लेते हैं। हाउएवर द प्रॉमिस कैन बी मेड बाय अ पार्टनर टू बाय द अदर शेयर एट द मार्केट प्राइस, लेकिन ये किया जा सकता है, ये वादा किया जा सकता है कि एक पार्टनर जो है वो दूसरे का शेयर खरीद लेगा मार्केट प्राइस के ऊपर, और एट अ म्यूचुअली एग्रीड प्राइस एट द टाइम ऑफ सेल बाय मींस ऑफ अ सेपरेट अकाउंट, या उस म्यूचुअली एग्रीड प्राइस के ऊपर जिस वक्त सेल हुई थी या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जो उस वक्त डिसाइड हुई। द अबव परमिशन फॉर एमपीओ डज नॉट इम्प्लाई, ये जो ऊपर वाली इजाजत दी गई एमपीओ के लिए, एमपीओ इज मुराबाहा टू परचेज ऑर्डर, ये इम्प्लाई नहीं करता दैट इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन द सेल और परचेज ऑफ गुड्स, कि जो इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेल या परचेज ऑफ गुड्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकते, और कैन नॉट क्रिएट देयर इन्वेंटरीज, और अपनी इन्वेंटरीज क्रिएट नहीं कर सकते। परचेजिंग एन आइटम, टेकिंग इट्स पोजेशन एंड ओनरशिप अलॉन्ग विद रिस्क एंड रिवॉर्ड इज अ मेजर रिक्वायरमेंट ऑफ शरिया। आइटम को खरीदना, उसकी मलकियत लेना, उसकी ओनरशिप को अटेन करना रिस्क और रिवॉर्ड के साथ, ये मेजर रिक्वायरमेंट है शरिया की कंप्लायंस की, विदाउट विच द ट्रांजेक्शन वुड नॉट बी वैलिड, जिसके बगैर ट्रांजेक्शन वैलिड नहीं होगी। मुराबाहा कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। मुराबाहा को रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी की सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जा सकता। रनिंग फाइनेंस क्या होता है कि बाज़ औक़ात हम लोगों ने कुछ क्रेडिट लाइंस ली होती हैं कन्वेंशनल बैंक्स के अंदर कि हमें जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो पैसा इस्तेमाल कर लेंगे और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते चले जाएंगे। तो मुराबाहा जो है उसको इसलिए नहीं करना चाहिए, या जो रनिंग फाइनेंस है उसका सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। विच प्रोवाइड्स कैश फॉर फुलफिलिंग वेरियस नीड्स ऑफ द क्लाइंट्स, जो कि कैश प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट की मुख्तलिफ ज़रूरियात को फुलफिल करने के लिए। इफ़ अ बैंक डज नॉट कीप इन्वेंट्री, अगर बैंक इन्वेंट्री नहीं रखता, इट कैन परचेज अ कमोडिटी ऑन अ क्लाइंट्स रिक्वेस्ट, ये कमोडिटी खरीद सकता है क्लाइंट की रिक्वेस्ट के ऊपर एंड सेल इट टू हिम, उसको बेच सकता है ऑन अ कॉस्ट प्लस बेसिस, कॉस्ट के अंदर ऑफ कोर्स मार्जिन ऐड करने के बाद, बट इट विल हैव टू फुलफिल ऑल द, लेकिन इसको तमाम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेंगी जो कि नेसेसरी कंडीशंस हैं वैलिड बाय के लिए, एज वेल एज एडिशनल कंडीशंस एप्लीकेबल टू मुराबाहा। एक तो जो एक वैलिड सेल की डिफरेंट कंडीशंस हैं वो फुलफिल करनी पड़ेंगी, फिर जो स्पेसिफिक कंडीशंस हैं मुराबाहा से रेलेवेंट वो भी फुलफिल करनी पड़ेंगी। मर्चेंट बैंकिंग हैज बिकम वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ इवन कन्वेंशनल बैंक्स। मर्चेंट बैंकिंग जो है ये इवन के कन्वेंशनल बैंक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है। Therefore, Islamic banks, in addition to conducting MPO, इसलिए इस्लामिक बैंक्स MPO कंडक्ट करने के अलावा may like to establish specialized asset management and trading companies, इसलिए इस्लामिक बैंक्स MPO कंडक्ट करने के लिए एस्टैब्लिश कर सकते हैं स्पेशलाइज्ड एसेट मैनेजमेंट या ट्रेडिंग कंपनीज को एज नॉन बैंक फाइनेंशियल सब्सिडरीज, नॉन बैंक फाइनेंशियल सब्सिडीज के तौर पर, टू अंडरटेक एक्टिव ट्रेडिंग बिजनेस बाय मेंटेनिंग, एक्टिव ट्रेडिंग बिजनेस को करने के लिए इसको इन्वेंट्री को मेंटेन करने के बाद ऑफ मेजर आइटम्स डिमांडेड बाय द क्लाइंट्स।
इन्वेंट्री उनकी मेंटेन करे जो कि मेजर आइटम्स क्लाइंट ने डिमांड किए हैं। दिस वे देयर प्रॉफिट मार्जिन में बी हायर, इस तरीके से इनका प्रॉफिट मार्जिन हायर होगा। एंड द कस्टमर्स मे आल्सो बी ऑफर्ड सच आइटम्स एट चीपर रेट्स, और कस्टमर्स को उनकी रिक्वायरमेंट की चीज़ें जो हैं वो सस्ते दामों के ऊपर अवेलेबल होंगी। बैंक्स कैन परचेज द गुड्स थ्रू एनी थर्ड पर्सन, बैंक्स चीज़ें खरीद सकते हैं किसी भी तीसरे आदमी से या एजेंट से। एंड पोजेस द गुड्स बिफोर रीसेल, और अपने पास मलकियत में रख सकते हैं रीसेल करने से पहले। इफ द बैंक अपॉइंट्स अ कस्टमर इट्स एजेंट टू बाय द कमोडिटी ऑन इट्स बिहाफ, अगर बैंक अपने कस्टमर को ही अपना एजेंट बनाता है कि वो उसके बिहाफ के ऊपर परचेज करे, द कस्टमर विल फर्स्ट परचेज द कमोडिटी ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक, तो कस्टमर सबसे पहले कमोडिटी खरीदेगा बैंक के बिहाफ के ऊपर एंड टेक इट्स पोजीशन, और उसकी पोजीशन लेगा एज सच, बट पेमेंट शुड बी मेड बाय द बैंक, लेकिन पेमेंट जो है वो बैंक करेगा। डायरेक्टली टू द सप्लायर, डायरेक्टली सप्लायर को। डबल एजेंसी, दैट इज फॉर मेकिंग पेमेंट एंड फॉर परचेजिंग एंड टेकिंग डिलीवरी, पेमेंट करना या उसकी परचेजिंग या डिलीवरी लेना शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इट मे बिकम अ कॉज ऑफ मिसयूज। इसको अवॉइड करना चाहिए कि पेमेंट भी यही करे और परचेज और सेल भी यही करे, इसकी डिलीवरी भी यही ले, इसको अवॉइड करना चाहिए ताकि इसको मिसयूज ना किया जा सके। मेकिंग मुराबहा अ बैक डोर टू इंटरेस्ट, जिसके थ्रू मुराबहा को एक इंटरेस्ट का बैक डोर बनाया जा सके। एट दिस स्टेज द कमोडिटी मस्ट रिमेन एट द रिस्क ऑफ द फाइनेंशियर, इस स्टेज के ऊपर कमोडिटी को फाइनेंशियर के रिस्क के ऊपर ही रहना चाहिए। हु इज द सेलर इन दिस ट्रांजेक्शन, जो कि सेलर है इस ट्रांजेक्शन के अंदर। देयर आफ्टर द क्लाइंट परचेजेस द कमोडिटी फ्रॉम द फाइनेंशियर फॉर अ डेफर्ड प्राइस, जिसके बाद क्लाइंट परचेज कर लेता है कमोडिटी को फाइनेंशियर से डेफर्ड प्राइस के ऊपर। एमपीओ, अ बंच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, एमपीओ जिसके अंदर काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट शामिल हैं। मॉडर्न मुराबहा ऑल्सो इन्वॉल्व्स एन एजेंसी रिलेशनशिप बिटवीन द बैंक एंड एनी थर्ड पार्टी और इवन द क्लाइंट। मॉडर्न मुराबहा जो है एक एजेंसी रिलेशनशिप रखता है बैंक और किसी भी तीसरी पार्टी के दरमियान या क्लाइंट के दरमियान। द मुराबहा टू परचेज ऑर्डर इन दिस फॉर्म वुड कंप्राइज 3 डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। मुराबहा जो है परचेज ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर 3 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का हामिल होगा। नंबर 1, a master contract which defines the overall facility to be availed, एक मास्टर कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसके अंदर ओवरऑल फैसिलिटी जो अवेल की जा रही है वो मेंशन की जाएगी। फॉलोड बाय एन एग्रीमेंट टू परचेज, जिसके बाद एक एग्रीमेंट होगा खरीदे जाने का, और प्रॉमिस बाय द क्लाइंट, या फिर प्रॉमिस जो कि क्लाइंट की तरफ से होगा टू परचेज द आर्टिकल व्हेन ऑफर्ड बाय द बैंक, आर्टिकल को परचेज करने का जब बैंक उसको ऑफर करेगा। Instead of being a bilateral contract of forward sale, the agreement to buy is a unilateral promise from the client which binds him and not the bank. बजाय इसके कि हम लोग bilateral contract करें, सेल के अंदर ये unilateral contract होता है जिसके अंदर क्लाइंट ये शो करेगा कि वो बाउंडेड है इसको खरीदने का, लेकिन बैंक इज नॉट। तो ये हो गया पहला कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिसमें कस्टमर अपनी एक्सेप्टेंस देता है या फिर जो है वो प्रॉमिस देता है, जिसमें आप साइन करते हैं किसी थर्ड पार्टी को। नंबर 2, एन एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द एजेंट हु कुड बी अ क्लाइंट और एनी थर्ड पार्टी। अब ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट शामिल होगा जिसके अंदर क्लाइंट या फिर कोई भी तीसरी पार्टी शामिल होती है। हैज टू परचेज द आइटम को खरीदना है, द मार्केट और द सप्लायर आइडेंटिफाइड बाय द क्लाइंट, मार्केट से या सप्लायर से जो कि आइडेंटिफाई किया है क्लाइंट ने, एंड टेक इट्स पोजीशन ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक, और इसकी पोजीशन भी लेनी है बैंक के बिहाफ के ऊपर। दिस शुड बी सेपरेट फ्रॉम द मुराबहा एग्रीमेंट, इसको मुराबहा एग्रीमेंट से सेपरेट होना चाहिए। दूसरे लेवल के ऊपर क्या है, आप एक एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिसके अंदर क्लाइंट को खुद से या किसी थर्ड पार्टी को एज एन एजेंट मुकर्रर करेंगे, वो चीज़ें खरीदेगा, उनकी पोजीशन लेगा बैंक के बिहाफ के ऊपर, और ये ऑफ कोर्स मुराबहा से एक सेपरेट बात होगी। तीसरे नंबर के ऊपर एक्चुअल मुराबहा कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। द एक्चुअल मुराबहा कॉन्ट्रैक्ट शुड बी कंक्लूडेड व्हेन द बैंक ओन्स द कंसर्न कमोडिटी।
एक्चुअल मुराबहा कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको कंक्लूड हो जाना चाहिए जब बैंक ओन करता है कंसर्न कमोडिटी को। मुराबहा ट्रांजैक्शंस दैट इन्वॉल्व अदर कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक प्रॉमिस, मुराबहा कॉन्ट्रैक्ट्स जिनके अंदर दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स भी शामिल होते हैं लाइक प्रॉमिस, एजेंसी या वकाला, एंड क्रेडिट अलॉन्ग विद एन एग्रीड रेट, और क्रेडिट एक एग्रीड रेट के साथ, रेट ऑफ रिटर्न फॉर इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओवर द कॉस्ट प्राइस, इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट प्राइस के साथ, लीड टू अ नंबर ऑफ इश्यूज, इससे कई ज्यादा इश्यूज जनरेट होते हैं। शुड द प्रॉमिस बी यूनिलेटरल और बायलेटरल, क्या प्रॉमिस को यूनिलेटरल या बायलेटरल होना चाहिए, सिर्फ एक पार्टी की तरफ से कमिटमेंट होनी चाहिए या दोनों पार्टीज की तरफ से होनी चाहिए। बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग, इसको बाइंडिंग होना चाहिए या इसको ऑप्शनल होना चाहिए। व्हाट इज द रेमेडी इफ द क्लाइंट बैक्स आउट, क्या किया जाएगा अगर क्लाइंट भाग गया। What should be the sequencing of the various actions of the bank and the client, क्या वेरियस फंक्शंस होंगे इसकी सीक्वेंस में बैंक और क्लाइंट के। When the actual मुराबहा is to be executed, जब एक्चुअल मुराबहा एग्जीक्यूट करना होगा, what happens if the client makes early payment, क्या होगा अगर क्लाइंट अर्ली पेमेंट कर देता है या और डिलेज इन मेकिंग पेमेंट ऑफ द सेटल्ड प्राइस, सेटल प्राइस की कीमतों को डिले करना शुरू कर देता है, कीमत पे करने को। टू व्हाट एक्सटेंट कैन बैंक्स लॉस बी कवर्ड एंड मिटिगेटेड, किस हद तक बैंक का लॉस कवर किया जा सकता है या उसको मिटिगेट किया जा सकता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हाट स्ट्रक्चर एंड मोडस ऑपरेंडी ऑफ मुराबहा कैन बी अडॉप्टेड टू फुलफिल द नीड्स ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स, कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा मोड अप्लाई किया जाएगा मुराबहा के लिए जो वेरियस स्टेक होल्डर्स के नीड्स को भी फुलफिल करेगा, अलॉन्ग विद इंश्योरिंग शरिया कंप्लायंस, और उसके साथ शरिया कंप्लायंस भी शो होगी। वी डिस्कस दीज मैटर्स इन द फॉलोइंग सेक्शंस, इन सवालों के जवाब हम कुछ इस तरीके से नीचे लिए लेते हैं। प्रॉमिस टू परचेज इन मुराबहा, मुराबहा के अंदर परचेज करने का प्रॉमिस जो कि क्लाइंट ऑफ कोर्स करता है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिक रूल्स, mere promises are not binding and cannot be compelled by the process of law, बहुत कम promises ऐसे होते हैं जो कि बाइंडिंग नहीं होते और जिनको कंपेल नहीं किया जा सकता लॉ के थ्रू। Although fulfilling a promise is advisable and violation reproachable, although जो प्रॉमिस को कंप्लीट करना है ये एडवाइजेबल है और अगर ये नहीं होता तो वायलेशन होगी। इट इज नीदर मैंडेटरी नॉर एनफोर्सेबल थ्रू द कोर्ट्स, ये ना तो मैंडेटरी है और ना ही एनफोर्सेबल है कोर्ट्स के थ्रू। हाउएवर टू मेनी अदर ज्यूरिस्ट्स प्रॉमिस कैन बी एनफोर्स्ड थ्रू कोर्ट्स ऑफ लॉ, लेकिन काफी ज्यूरिस्ट ये भी कहते हैं कि प्रॉमिस जो है उसको कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू एनफोर्स होना चाहिए। The third view of some Maliki jurists is that promise is not binding. कुछ मालिकी jurists का व्यू है कि आपका जो promise है वो binding नहीं है in normal conditions के अंदर। But if the promiser has caused the promisee to incur some expenses, लेकिन अगर promiser की वजह से promisee को कुछ एक्सपेंसेस इनकर करना पड़ते हैं या अंडरटेक सम लेबर और लायबिलिटी या किसी लेबर या लायबिलिटी में इन्वॉल्व होना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉमिस, उस प्रॉमिस की बेसिस पर इट इज मैंडेटरी ऑन हिम, ये उस पर लाजिम हो जाता है टू फुलफिल हिज प्रॉमिस, कि वो अपने प्रॉमिस को फुलफिल करे। फॉर विच ही मे बी कंपेल्ड बाय द कोर्ट्स, जिसके लिए उसको कोर्ट्स के थ्रू भी कंपेल किया जा सकता है। शेख मोहम्मद तकी उस्मानी, आफ्टर डिटेल्ड डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट कंटेंट्स, शेख मोहम्मद तकी उस्मानी एक डिटेल डिस्कशन के बाद इन्हीं कंटेंट्स के ऊपर, देयरफॉर इट इज एविडेंट फ्रॉम दीज इंजंक्शंस दैट फुलफिलिंग प्रॉमिस इज ऑब्लिगेटरी, इसलिए ये एविडेंट है इन इंजंक्शंस की बेसिस के ऊपर कि प्रॉमिस को फुलफिल करना ये जिम्मेदारी है। हाउएवर द क्वेश्चन वेदर और नॉट अ प्रॉमिस इज एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स, लेकिन ये सवाल कि क्या प्रॉमिस जो है वो एनफोर्सेबल कोर्ट्स में है या नहीं है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉमिस, किस किस्म का प्रॉमिस है उस पर बेस करता है। But in commercial dealings, where a party has given an absolute promise to sell or purchase, जहां पर पार्टी एक एब्सोल्यूट प्रॉमिस कर देती है किसी चीज को खरीदने या बेचने का,
एंड द अदर पार्टी हैज इनकर्ड लायबिलिटीज ऑन दैट बेसिस, और दूसरी पार्टी ने कुछ जिम्मेदारियां क्रिएट कर ली उसकी बेसिस पर, देयर इज नो रीजन व्हाई सच प्रॉमिस शुड नॉट बी एनफोर्स्ड, कोई वजह नहीं है कि उस प्रॉमिस को एनफोर्स ना किया जाए। देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ द क्लियर इंजंक्शंस ऑफ द इस्लाम, इसलिए इस्लाम के क्लियर कट रूल्स के मुताबिक, इफ द पार्टीज हैव एग्रीड दैट दिस पर्टिकुलर प्रॉमिस विल बी बाइंडिंग ऑन द प्रॉमिसर, अगर पार्टी एग्री कर जाती है कि ये जो पर्टिकुलर प्रॉमिस है ये बाइंडिंग होगा प्रॉमिसर के ऊपर, a court or any arbitration may force him either to purchase the commodity, कोर्ट या फिर कोई और ऐसी एट्रीब्यूशन उसको फोर्स करेगी या तो वो कमोडिटी की परचेज में शामिल हो, और पे एक्चुअल डैमेजेस टू द प्रोमिसी सेलर, और जो प्रोमिसी या सेलर को एक्चुअल डैमेजेस हुए वो पे ऑफ करे। द एक्चुअल डैमेजेस विल इंक्लूड द एक्चुअल मॉनिटरी लॉस सफर्ड बाय हिम, एक्चुअल डैमेजेस के अंदर उसका एक्चुअल मॉनिटरी लॉस शामिल होगा जो उसने सफर किया, बट विल नॉट इंक्लूड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लेकिन इसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शामिल नहीं होगी। दिस एस्पेक्ट हैज बीन डिस्कस्ड विद द कंक्लूजन दैट इफ द पार्टीज एग्री दैट द प्रॉमिस शुड बी बाइंडिंग, इस एस्पेक्ट को डिस्कस किया जाता है इस कंक्लूजन के साथ कि अगर पार्टीज एग्री कर जाती हैं कि ये बाइंडिंग होनी चाहिए, इट विल बी लीगली एनफोर्सेबल, तो ये लीगली एनफोर्सेबल होगा। एंड इफ द प्रोमिसी हैज इनकर्ड एक्सपेंसेस एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रॉमिस, और अगर प्रोमिसी ने कुछ एक्सपेंसेस इनकर कर लिए हैं प्रॉमिस के नतीजे में, द प्रोमिसर विल हैव टू मेक अप द लॉस इनकर्ड बाय द प्रोमिसी, तो प्रोमिसर को वो लॉस मेकअप करना पड़ेगा जो प्रोमिसी ने इनकर किया। अ क्लाइंट आस्क्स अ बैंक टू परचेज सर्टेन गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ मुराबहा, क्लाइंट बैंक से कहता है कि वो खरीदे चीजें मुराबहा की बेसिस पर अकॉर्डिंग टू हिज स्पेसिफिकेशंस, जो कस्टमर ने स्पेसिफिकेशंस दी उनके मुताबिक, फ्रॉम अ सप्लायर से, एंड प्रोमिसेस दैट आफ्टर द बैंक एक्वायर्स द गुड्स, और वादा करता है कि जब बैंक एक्वायर कर लेगा गुड्स को, ही विल परचेज देम फ्रॉम द बैंक ऑन अ कॉस्ट प्लस बेसिस, तो वो बैंक से खरीदेगा इनको कॉस्ट प्लस बेसिस के ऊपर। इन अ केस ऑफ द ब्रीच ऑफ प्रॉमिस बाय द क्लाइंट, अगर क्लाइंट प्रॉमिस को तोड़ देता है, द बैंक में सफर लॉस व्हाइल ट्राइंग टू द रिटर्न, बैंक लॉस सफर कर सकता है इसकी कोशिश करते हुए रिटर्न की, और टू डिस्पोज ऑफ द परचेज गुड्स। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, scholars have issued a verdict that the promise of the customer to enter into the sale binds him. इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए स्कॉलर्स ने एक वर्डिक्ट इशू किया है कि वादा जो है कस्टमर का उसको एंटर करना चाहिए सेल के अंदर बाइंडिंग के तौर पर, एटलीस्ट टू द एक्सटेंट दैट ही शुड पे एनी एक्चुअल लॉस, या कम से कम इस हद तक कि वो कोई भी एक्चुअल लॉस हो तो उसको पे करना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ कन्वेंशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कन्वेंशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लॉस के अलावा, इनकर्ड बाय द बैंक एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट्स रिलायंस ऑन द प्रॉमिस, जो कि बैंक ने किया उसके नतीजे में जो कि प्रॉमिस के रिलायंस के ऊपर था। दिस इज इन लाइन विद द WOIFI स्टैंडर्ड ऑन मुराबहा टू परचेज ऑर्डर, ये इस स्टैंडर्ड के मुताबिक भी है बात। Even a mutual promise involving two parties is permissible in the case of a murabaha sale, provided the option khiyar is given to one or both of the parties. एक म्यूचुअल प्रॉमिस जिसके अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, इसकी भी इजाजत है मुराबहा के केस के अंदर, प्रोवाइडेड कि वो जो ऑप्शन या खयार है ये एक या दोनों पार्टीज को दिया जाए। विदाउट सच एन ऑप्शन इट इज नॉट परमिसिबल, इस ऑप्शन के बगैर इसकी इजाजत नहीं है। सिंस इन अवर मुराबहा सेल a mutual and binding promise is like an ordinary sale contract in which the prerequisites is that the seller should be in full possession of the goods to be sold in order to be in conformity of the tenets of the Sharia forbidding the sale of anything that is not in one's possession. A bank can also obtain hamish jizya, बैंक earnest money भी ले सकता है from the client to ensure that the latter will buy the item when purchased, कि client जब चीज़ें खरीद दी जाए बैंक की तरफ से तो उसको वो खरीदे। In response to a purchase request by a client, क्लाइंट जब एक परचेज रिक्वेस्ट दे देता है बैंक को तो उसके रिस्पॉन्स में अ बैंक कैन एंटर इनटू अ परचेज एग्रीमेंट, बैंक परचेज एग्रीमेंट के अंदर एंटर भी हो सकता है विद द सप्लायर कीपिंग फॉर इटसेल्फ एन ऑप्शन ऑफ रिटर्न, अपने आप को इस ऑप्शन के अंदर रखते हुए जो कि खयार शर्त कहलाता है विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। दिस ऑप्शन विल एक्सपायर विद एक्चुअल सेल ऑफ टू द कस्टमर, ये ऑप्शन एक्सपायर हो जाता है जब चीजें एक्चुअली कस्टमर को बेच दी जाती हैं। Hence, an option khiyar can be used as a risk mitigation tool. इसलिए खयार इस्तेमाल किया जा सकता है रिस्क मिटिगेशन टूल के तौर पर by an Islamic bank. It must be kept in mind, however, that an actual sale must take place at the proper time.
ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो एक्चुअल सेल है वो प्रॉपर टाइम पे होनी चाहिए. व्हेन द बैंक गेट्स पोजेशन एंड ओनरशिप ऑफ द आइटम, जब बैंक पोजेशन ले लेता है या ओनरशिप ले लेता है आइटम की, बाय द एक्सचेंज ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की एक्सचेंज के बाद. mere promise itself should not be taken as a concluded sale. बहुत कम promises ऐसे होते हैं जो कि conclude नहीं होते as a sale. Then there is MPO, the customer as the bank's agent to buy and related matters. MPO जिसमें customer जो है वो as a bank agent काम करता है खरीदने के लिए और फिर related matters के लिए. The general structure of this variant of मुराबहा is the following. इस मुराबहा के वेरिएंट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है. नंबर 1, द कस्टमर अप्रोचेस द बैंक विद अ रिक्वेस्ट फॉर द परचेज ऑफ एनी कमोडिटी दैट कैन बी लीगली सोल्ड ऑन क्रेडिट. कस्टमर सबसे पहले अप्रोच करता है बैंक को, जिसके अंदर वो एक रिक्वेस्ट देता है कि उसके लिए एक ऐसी कमोडिटी खरीदी जाए जो कि लीगली अलाउड भी हो क्रेडिट के ऊपर. द बैंक अपॉइंट्स द क्लाइंट इट्स एजेंट टू परचेज द आइटम. अब बैंक अपने क्लाइंट ही को अपॉइंट कर देता है एक एजेंट के तौर पर कि आप इसको खरीद लो. द बैंक परचेजेस द कमोडिटी थ्रू द क्लाइंट एज एजेंट. बैंक क्लाइंट से कमोडिटी खरीद लेता है एक एजेंट के तौर पर. द बैंक मेक्स पेमेंट टू द वेंडर और सप्लायर. बैंक पेमेंट करता है वेंडर या सप्लायर को. द कस्टमर टेक्स डिलीवरी ऑफ द आइटम ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक. कस्टमर डिलीवरी लेता है बैंक के बिहाफ पर एज एन एजेंट. फिर द कस्टमर मेक्स एन ऑफर टू परचेज. कस्टमर एक ऑफर करता है परचेज करने की एंड द बैंक एक्सेप्ट्स द ऑफर, और बैंक उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है. द बैंक ट्रांसफर्स द टाइटल ओवर टू द कस्टमर अपॉन एग्जीक्यूशन ऑफ मुराबहा. और बैंक टाइटल को ट्रांसफर करता है कस्टमर को जब मुराबहा एग्जीक्यूट हो जाता है. द कस्टमर मेक्स पेमेंट ऑन अ डेफर्ड बेसिस. कस्टमर पेमेंट करता है डेफर्ड बेसिस के ऊपर विदाउट एनी रोल ओवर, डिस्काउंट और रिबेट. कस्टमर डेफर्ड बेसिस पे पेमेंट करता है किसी भी रोल ओवर, डिस्काउंट या रिबेट के बगैर. द अबव स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेजेस. ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है इसमें कुछ ये स्टेजेस शामिल होती हैं, स्टेप्स. प्री प्रॉमिस अंडरस्टैंडिंग. अभी प्रॉमिस नहीं हुआ, उससे पहले एक आप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे जिसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे. प्रॉमिस स्टेज, उसके बाद प्रॉमिस स्टेज आएगी, फिर एजेंसी स्टेज. प्रॉमिस हो गया, अब एजेंसी स्टेज आ जाएगी. फिर एक्वायरिंग पोजेशन, फिर पोजेशन की एक्विजिशन का टाइम आएगा. फिर एग्जीक्यूशन ऑफ मुराबहा होगा. फिर पोस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ मुराबहा स्टेज आएगी. ईच ऑफ दीज स्टेप्स इज क्रूशल इन इट्स ओन राइट. ये तमाम स्टेप्स जो हैं क्रूशल हैं अपने अपने राइट्स के तौर पर. एंड नेग्लेक्टिंग एसेंशियल्स ऑफ एनी स्टेज, और अगर इन एसेंशियल्स में से किसी एक स्टेज को भी नेग्लेक्ट कर दिया जाए, वुड रेंडर द होल अरेंजमेंट अनएक्सेप्टेबल. पूरी की पूरी अरेंजमेंट जो है वो अनएक्सेप्टेबल हो जाती है फ्रॉम द शरिया एंगल, शरिया के एंगल से. नंबर 1, द क्लाइंट एंड द बैंक साइन एन MOU और एग्रीमेंट टू सेल. क्लाइंट और बैंक एक MOU साइन करें कि वो उसको बेचेंगे. वेयर बाय द बैंक अंडरटेक्स टू सेल, जहां पर बैंक अंडरटेक करता है कि बेचेगा, एंड द क्लाइंट प्रॉमिसेस टू बाय a commodity for a purchase price plus a profit margin of X% that may or may not be tied with any benchmark. वो प्रॉमिस करेगा कि वो कमोडिटी को खरीदेगा किसी भी रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट के साथ जो भी उस वक्त टाई अप होगा बेंचमार्क के तौर पर, और स्टिपुलेटेड अमाउंट ओवर द नोन कॉस्ट. नंबर 2, द बैंक अपॉइंट्स द क्लाइंट एज इट्स एजेंट फॉर परचेजिंग द कमोडिटी. बैंक अपॉइंट करता है क्लाइंट को एक एजेंट के तौर पर कि उसके लिए कमोडिटी खरीद लो उसके बिहाफ पर. एंड बोथ द पार्टीज साइन एन इंडिपेंडेंट स्पेसिफिक और जनरल पर्पस एग्रीमेंट ऑफ एजेंसी. और दोनों पार्टीज स्पेसिफिक पर्पस भी या जनरल पर्पस भी किसी भी किस्म का एग्रीमेंट ऑफ एजेंसी साइन किए लेते हैं. नंबर 3, द क्लाइंट परचेजेस द कमोडिटी ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक. क्लाइंट परचेज करता है कमोडिटी को बैंक के बिहाफ पर एंड टेक्स इट्स पोजीशन, और पोजीशन में ले लेता है, फॉर विच द बैंक मेक्स पेमेंट टू द वेंडर सप्लायर, जिसके लिए बैंक पैसे देता है. दिस इज ऑब्लिगेटरी अकॉर्डिंग टू द AAOIFI स्टैंडर्ड. हाउएवर सम इस्लामिक बैंक्स डू नॉट फॉलो दिस ट्रांजैक्शंस ड्यू टू सम प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स. ये मैंडेटरी है लेकिन कुछ इस्लामिक बैंक्स इसको फॉलो नहीं करते प्रोसीजरल मसाइल की वजह से. द परचेज ऑर्डर, मटीरियल रिसीविंग रिपोर्ट एंड डिलीवरी चलान अंडर वट एवर टाइटल शुड बी इन द नेम ऑफ द बैंक. परचेज ऑर्डर, मटीरियल रिसीविंग
रिपोर्ट और जो डिलीवरी चालान है वो किसी भी केस में वो बैंक का टाइटल ही पे होना चाहिए. The client informs the bank that he has purchased the commodity on its behalf. क्लाइंट बैंक को इन्फॉर्म करता है कि उसने कमोडिटी खरीद ली है उसके बिहाफ पर. हैज टेकन पोजेशन, उसकी पोजेशन भी ले ली है. देयर ऑफ एंड मेक्स एन ऑफर टू परचेज इट फ्रॉम द बैंक, और एक ऑफर भी दे दी है कि वो बैंक से इसको खरीदे एट अ प्रॉफिट मार्जिन ओवर द कॉस्ट, प्रॉफिट मार्जिन पर कॉस्ट के ऊपर, एज एग्रीड टू इन द एग्रीमेंट टू सेल, जो कि एग्री हुआ है एग्रीमेंट टू सेल के अंदर. दिस मस्ट बी बिफोर द गुड्स आर कंज्यूम्ड, ये गुड्स के कंज्यूम होने से पहले ही हो जाना चाहिए. अदरवाइज द मुराबहा विल बी इनवैलिड, अदरवाइज मुराबहा जो है वो इनवैलिड हो जाएगा. फिर द बैंक एक्सेप्ट्स द ऑफर, बैंक ऑफर को एक्सेप्ट करता है एंड सेल इज कंक्लूडेड, और सेल कंप्लीट हो जाती है. whereby the ownership as well as the risk of the commodity is transferred to the client. लेकिन ओनरशिप जो है उसके साथ साथ रिस्क ऑफ कमोडिटी जो है वो ट्रांसफर हो जाता है क्लाइंट को. द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप इन द अबव अरेंजमेंट वुड बी, ये ऊपर जितनी भी अरेंजमेंट है डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर जो हमने बात की, इनके अंदर जो रिलेशनशिप्स बिल्ड होते हैं वो क्या होते हैं. पहले नंबर के ऊपर बैंक एंड क्लाइंट, बैंक और क्लाइंट के दरमियान एक प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप बनता है. फिर बैंक और क्लाइंट के दरमियान में प्रोमिजर और प्रोमिजी का रिलेशनशिप बनता है. फिर बैंक और सप्लायर के दरमियान बायर एंड सेलर का रिलेशनशिप बनता है. फिर बैंक एंड क्लाइंट के दरमियान सेलर और बायर का रिलेशनशिप बनता है. फिर बैंक और क्लाइंट के दरमियान क्रेडिटर और डेटर का रिलेशनशिप बनता है. प्री रिक्विजिट्स ऑफ द वेरियस स्टेजेस ऑफ एमपीओ विद द क्लाइंट वर्किंग एज एजेंट आर डिस्कस्ड बिलो. ये जो प्री रिक्विजिट्स हैं मुख्तलिफ स्टेजेस की जो भी हमने ऊपर बात की एमपीओ के केस के अंदर, जहां पर क्लाइंट की वर्किंग के ऊपर काम हो रहा है, जहां पर क्लाइंट एज एन एजेंट काम करता है, उसको हम लोग अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे. तो आई गेस कि यहाँ तक आज बहुत है, आप लोगों को समझ भी आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा, और उम्मीद है आप लोगों को स्पेसिफिक कंडीशन समझ आई होंगी मुराबहा के हवाले से. और फिर जब हम लोग मुराबहा एज अ परचेज ऑर्डर लेकर चलते हैं, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये भी समझ आया होगा. तो क्लास को कंक्लूड करने से पहले देख लेते हैं कि आज हमने ओवरऑल क्लास में किया क्या. हमने स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ मुराबहा के ऊपर बात जो पिछली क्लास से रह गई थी वो आज हमने कंप्लीट की. फिर हमने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ मुराबहा के ऊपर बात की, 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात की हम लोगों ने मुराबहा के केस के अंदर. फिर मुराबहा टू परचेज ऑर्डर की बेसिस के ऊपर बात की, और हमने बात छोड़ दी यहाँ पर कि जो डिफरेंट स्टेजेस हैं जब हम एज ए परचेज ऑर्डर लेते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस की और रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं जिनको हम लोग अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. उम्मीद है आप लोगों ने लर्न किया होगा, एंजॉय किया होगा सेशन. अल्लाह हाफिज़. इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.